हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर वाइज जो करते हैं उसका यांत्रिकी मैकेनिक्स का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग कवर करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित ही यहाँ से पूछा जाएगा। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर केमिस्ट्री का, बायो का, सभी का मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का ही मात्रक है। और आपसे अगर पारसेक पूछा जाता है तो पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। तीसरा प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। 5 नंबर प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। यहाँ पे लिखा गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियो एक्टिव की धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स का यूनिट कहेंगे तो न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर यानी दाब का एक और यूनिट हो गया, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, एम्पियर नापने की इकाई है, तो एम्पियर से हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है, आवेग और संवेग का समान है, कार्य और ऊर्जा का समान है, भार एवं बल का समान है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या है? MLT-3/θ, मतलब ये आपका ऊष्मा संवाहकता का गुणांक का बीमा है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर राशि है? तो एक आप समझ लीजिए, स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्केलर और वेक्टर फ्रेंड्स आसानी से याद हो जाएगा, बस साथ देना है आपका सिर्फ। स्केलर को हम लोग अदिश कहते हैं, स्केलर को अदिश और वेक्टर को सदिश कहते हैं। और फ्रेंड 100 मतलब क्या? साथ, मतलब साथ बोलते हैं ना, 100 मतलब साथ, यानी इसमें साथ साथ दोनों आ जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा साथ साथ। लेकिन अदिश में क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। किस में? अदिश में। और सदिश यानी वेक्टर में क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, यानी परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था वेक्टर मात्रा है, तो बल वेक्टर है। कौन एक सदिश राशि नहीं है? माने सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन इसमें से अदिश राशि है। तो अदिश राशि यानी कि द्रव्यमान है, क्योंकि यह सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि ऊर्जा है। कौन सदिश राशि है? तो संवेग सदिश राशि है। फ्रेंड्स सदिश और अदिश पर एक छोटा सा ट्रिक आपको मिलेगा अगले वीडियो में। कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन सदिश नहीं है, क्योंकि आयतन अदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है? तो वेग सदिश राशि है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर v - u/t। यहाँ पे v और u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग है, और v फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग है।
फ्रेंड्स, मोशन का 3 इक्वेशन जो होता है वो आपका ये है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as होता है, v इक्वल टू u प्लस at होता है, और एक आप यहाँ से याद कर सकते हैं, तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक a बराबर v माइनस u बाई टी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसको आपको तीनों को याद रखना है। यहाँ एक फार्मूला यहाँ है, 2 फार्मूला यहाँ पे है, इससे आपको सवाल को इजीली कर लेना है। और एक और फार्मूला एक जान लीजिएगा, यहाँ पूछता है डिस्प्लेसमेंट के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at² होता है। ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। आप याद तो कर लेते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं p को मोमेंटम कहते हैं, और यहाँ मोमेंटम बराबर फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। p बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मास बराबर निकालिएगा तो क्या मिलेगा? p बाई v मिलेगा। यही तो सवाल में पूछा है, ए दे दिया है आपसे और ये निकालना है। यानी बोला है p मोमेंटम यानी संवेग और वेग के अनुपात। तो संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मास यानी द्रव्यमान कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, यानी समान त्वरण। और त्वरण जब ऋणात्मक हो जाता है उसको हम लोग इंग्लिश में रिटार्डेशन, हिंदी में मंदन कहते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो कम हो जाएगा। घूर्णन करती हुई कोई मेज पर अगर एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर इसका असर क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर दोनों सही है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति अथवा और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम से हम लोग के बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर a में जो कहा गया है वहाँ से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। और फ्रेंड्स, एक और प्रश्न पूछा जाता है, कूलिंग प्रिंसिपल कौन दिए थे? शीतलन का नियम। तो शीतलन का नियम भी न्यूटन ही दिए थे। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। तृतीय नियम के कारण, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है न्यूटन का, जो अपने प्रथम नियम में कहे थे। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी, यानी तीनों कथन सही है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक प्राप्त की जाती है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। तीनों बात सही है। 37 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? यह जड़त्व कहलाती है। इसको इनर्शिया कहते हैं हम लोग। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है। 39 नंबर प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगर आप ये सब प्रश्न को मिस करेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाते हैं। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। इसके कारण ही गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री गिर जाते हैं आगे की ओर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे पकड़ता है, पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। संवेग को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो अभी फार्मूला पढ़े थे, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को द्रव्यमान कहते हैं, ए को एक्सेलरेशन कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। और द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा मास, द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा kg और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होगा? भार घट जाता है, लेकिन मात्रा यानी द्रव्यमान वही रहेगा, मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, भार घट जाता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा? जी का मान बढ़ता है क्योंकि ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर 0 के बराबर होता है। शरीर का वजन कहाँ पर अधिक होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल यानी चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी बल की तुलना में अत्यल्प है। यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल कम है, इसके कारण वहां पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है, इसके कारण सर्दी के वाले मौसमों में पानी की पाइप फट जाती है। पानी से भरे डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। एक बीकर में पानी की पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। देखिए प्रश्न, एक ही तरह के प्रश्न को किस तरह से घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदी की पानी से ज़्यादा घनत्व समुद्र की पानी में होता है, इसी के कारण ऐसा होता है। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। यानी लोहा का घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारा से कम है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? अंडा पानी में तैरता रहेगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। उनसठ नंबर प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है।
वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व। निम्न घनत्व यानी कि लो डेंसिटी के कारण ही बादल तैरता है वायुमंडल में। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 ऊपर रहता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि जब दाब को बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक घट जाएगा। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। एक ही प्रिंसिपल पर देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है ताकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो सके। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है फॉर्मूला। प्रेशर यानी कि दाब, फोर्स यानी बल, और ये हो गया एक्सेलेरेशन, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो प्रेशर अगर बढ़ाना है, प्रेशर को कम करना है तो आपको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी प्रिंसिपल पर देखिए 2-3 क्वेश्चन और पूछता है। जैसे आप बैलून लेते हैं तो बैलून को जब हाथ से फोड़ते हैं तो नहीं फूटेगा क्योंकि आप हाथ से जब दबाते हैं उस पर एरिया ज़्यादा कवर करते हैं। लेकिन वही अगर पिन से जब फोड़ते हैं तो पिन से जल्दी फट जाता है बैलून, क्योंकि वह क्या है कि एरिया कम क्रॉस किया। तो एरिया जब कम कवर करेगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसके कारण बैलून फूट जाएगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है और वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से, और बैरोमीटर का खोज ई टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। वायुमंडलीय दाब यानी वायु दाब मापी की रीडिंग में यानी बैरोमीटर से मापते हैं और उसका पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए माफ़ कीजिएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। सूर्य की ऊर्जा पर निर्माण होता है तो सूर्य पर नाभिकीय संलयन और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में, क्योंकि खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है। चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा, चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए इसको यहीं पे स्टॉप करना होगा। 80 प्रश्न इस वीडियो में हम आपका कवर किए हैं और इस PDF में 147 प्रश्न हैं जो आपको अगले वीडियो में 80 के बाद 81 से हम लोग 81 से शुरू करेंगे और 147 तक कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स। फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल से
आपका सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, और सपोर्ट कीजिए हमें। और हम भी फ्री वीडियोस यूट्यूब पर देते रहेंगे, और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर इम्पोर्टेंट मैथ का ट्रिक्स, साइंस का ट्रिक्स, जीके जीएस का अपने तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा देंगे आपकी तैयारी के लिए। फ्रेंड्स ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।